दूसरा डायरेक्शन होता है। वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल्टा आपके पास। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें हमने क्या किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और उसका मैंने कंसेप्ट भी आपको बताया था कि एफ वेक्टर इजकल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने बताया आपको कि एफ वेक्टर का मॉड इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होता है। आपने इस बात को समझ रखा है। तो इसमें जो एफ वेक्टर इजकल टू हमने लिखा, उसको लिखा 1/4 पाई साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अभी हमने किसकी बात की है? केवल मैग्नीट्यूड की बात की है, हमने डायरेक्शन की बातें नहीं की है। बात क्लियर है ना? तो एफ वेक्टर इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है और ये 1/4 पाई साइलेंट नॉट होता है। इसे जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द परमिटिविटी, मतलब इसकी परमिटिविटी पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। मीडियम मतलब परमिटिविटी मतलब मीडियम पे ये डिपेंड करता है बेसिकली। क्लियर है मेरी बात? कि अगर फोर्स है और दो बॉडी को मैं फ्री स्पेस में रख दूं, इसका मीडियम मैंने कैसा कंटेन किया है, फ्री स्पेस। मतलब उसको फ्री स्पेस में हमने मीडियम डाल दिया। फ्री स्पेस बोलो या एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, ये तीनों एक ही बातें होती हैं, ठीक है। तो ये जब भी इसमें रहेगा तो इसमें लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इजकल टू Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाते हैं और सब चीज़ें आएंगे, तो उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी जस्ट हम लोग इसके बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमने कराया था वो क्वेश्चन करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन मैं और आपको देखता हूँ, अभी करवाता हूँ। ये वाला, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और ये एक्चुअली मैकेनिक्स से रिलेटेड है। मैकेनिक्स का, इसलिए आपको मैकेनिक्स का कम से कम बेसिक कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। जैसे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क कब मतलब टॉर्क जब मतलब जीरो होगा, मतलब एफ नेट जीरो होगा, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशंस आएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको, सेंटर ऑफ मास के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं, ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज ए एंड बी ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg रिस्पेक्टिवली हैव इक्वल चार्ज 2 कूलम, है ना। मान लेते हैं दो चार्ज है, मान लेते हैं दो चार्ज है। एक चार्ज है 2 कूलम का और दूसरा चार्ज भी कितना है, 2 कूलम का, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ टू ए एंड बी, इसका नाम ए है और इसका भी ये बी है। 2 kg एंड 4 kg, और क्या है, ये 2 kg का है और ये कैसा है, 4 kg का है। Respectively have a equal charge 2 कूलम on them. Find the distance traveled by A. मान लेते, कहते हैं कि इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, ए का क्या होगा, ठीक है, टाइम टी इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज 10 मीटर। कह रहा है कि जबकि ये 10 मीटर चल लेता है, ठीक है। और कहा गया है कि टेक सिस्टम एट रेस्ट इनिशियली, ठीक है। मतलब क्या, कि जब मैं इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को छोड़ूंगा, जैसे ऐसे मैंने इसे छोड़ दिया, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। बात समझ में आ रहा है? जब ये वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी के कारण क्या होगा, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, और ये भी कितना करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो मान लेते हैं कि जब मैंने इसे छोड़ा इनिशियली पोजीशन पे, ये वाला जो ब्लॉक है, बी वाला ब्लॉक जो है, वो कितना 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो भाई ये एक्स मान लेते हैं इसको, ये मान ले कुछ ना कुछ एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई करिए और फिर मैं आपको इसको सॉल्यूशन बताता हूँ। ये दोनों जो बॉडी है वो कैसा है, एक सिस्टम है कि नहीं है, एक सिस्टम है कि नहीं है, सिस्टम है, आपको दिख भी रहा है। ये ब्लॉक एक सिस्टम है और इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 2 कूलम है। 2 कूलम है, कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस कुछ आर मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला आर डिस्टेंस है, तो इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स
दोनों कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और नेट फोर्स ऑन द सिस्टम बोलें तो कैसा होगा, जीरो होगा। और क्या एफ एक्सटर्नल इस पे लग रहा है क्या, एफ एक्सटर्नल भी कितना है, जीरो है। मतलब नेट इंटरनल फोर्स भी जीरो है और नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है। इसका मतलब सिस्टम का कौन चीज कंजर्व्ड है, मोमेंटम तो कंजर्व्ड है। मतलब पी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी फाइनल। ये बात तो क्लियर है, ये बात क्लियर है कि एफ एक्सटर्नल जीरो है तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स टू कंजर्व्ड। तो पी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी फाइनल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और देखिए क्या होना चाहिए, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो, पी जीरो, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास बताइए कैसा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कैसा होगा, ये भी मतलब सेंटर ऑफ मास अगर मान लेते हैं, अगर आपको देखा जाए तो एफ इजिकल टू क्या होता है, एम इंटू ए। एफ एक्सटर्नल कितना है, जीरो, एम कैसा होगा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, हिलेगा नहीं, वो भी कैसा होगा। तो ये भी जो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। तो एम एक्स वन इजकल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स टू, कि सेंटर ऑफ मास भी कैसा हो जाएगा, सेम रहेगा। जो पोजीशन पहले का था वही वहीं पे रहेगा, क्यों, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है। एफ एक्सटर्नल जीरो हो तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास भी नोट चेंज होगा, उसी पोजीशन पे रहेगा। तो एफ उसी पोजीशन पे होगा तो हम एक्स वन इजकल टू क्या लिख सकते हैं, एम एक्स टू लिख सकते हैं। तो एम मास कितना है, एम वन एक्स वन, सॉरी एम वन एक्स वन और एम टू एक्स टू। तो एम वन कितना है, एम वन है 2 kg, इंटू एक्स वन कितना है पता नहीं है, और एम टू कितना है 4 kg, और एक्स टू कितना है 10 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/2, मतलब एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर/मीटर, 20 मीटर। बात समझ में आई, ये छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो, मोमेंटम कैसा हो, कंजर्व्ड हो, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी विल बी नोट चेंज। ठीक है, जो पहले ही सेंटर मास था वही रहेगा। तो मान लीजिए अगर ये एक्स चला होगा तो ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला होगा, कितना डिस्टेंस चला होगा, 20 मीटर चला होगा। समझ में आई बात। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊँ बताता हूँ कि एफ वेक्टर बराबर हमने जो स्टडी किया था कि बेसिकली के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, एक इसकी प्रॉपर्टी रह गई है जो बताता हूँ मैं आपको, कि अगर मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है और तीसरा चार्ज Q3 आ गया, है ना। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और तीसरा चार्ज Q3 है। अगर फोर्स, तो इसमें कहा गया, एक स्टेटमेंट दिया गया कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ थर्ड चार्ज। मतलब क्या, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल इज नॉट चेंज प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ थर्ड चार्ज। मतलब इस दोनों के बीच का फोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा तीसरे के आने से या नहीं रहने से। ठीक है, इसका मतलब इसका इंडिविजुअल नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, इसका अपना इंडिविजुअल नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, इसका अपना इंडिविजुअल नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का जो फोर्स पहले लग रहा था वही रहेगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही रहेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो वही रहेगा। मतलब फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल इज डज नॉट डिपेंड प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर है मेरी बात। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड, या फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट चेंज प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज पार्टिकल। इस पॉइंट को आप याद रखें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या था पढ़ा था, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में स्टडी किया था। अब हम उसकी डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स के पास क्या क्या होते हैं, कोई भी फोर्स होगा तो उसके तीन चीज़ें होते हैं, ये हमेशा याद रखना। एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है, और तीसरा क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन।
ठीक है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये 3 बातें हर एक फोर्स के पास होती है। तो हमने मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लिया, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, इट इज़ ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग एंड सेंटर टू सेंटर, सो इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स एंड इट इज़ इन अ कंजर्वेटिव नेचर, सो इट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को याद रखना है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, है ना? तो वेक्टर फॉर्म देखते हैं इसका। इसका वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि 2 चार्ज, पहले आप लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, लेट देयर बी अ 2 चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है? व्हिच डिस्टेंस इज फ्रॉम ओरिजिन इज R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, ठीक है? इतनी बातें लिख लेंगे आप लेट करके। मान लेते हैं कि ये एक ओरिजिन है, ओरिजिन हमने ये मान लिया, यहाँ से Q1 चार्ज पे है, Q1 है, और यहाँ पे Q2 चार्ज है। यहाँ से जो ये है उसको बोलते हैं R1 वेक्टर, यहाँ से जो है इसको मैं बोलता हूँ R2 वेक्टर। R1 वेक्टर मतलब ये पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ कि ये इस फ्री स्पेस में, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैं आपको समझाने के टर्म में ये बता सकता हूँ कि मान लेते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मान लो, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मारने के बाद सोच लो कि यहाँ से एक्स में, वाई में और जेड में जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक चार्ज मिला, फिर से एक्स में, वाई में एंड जेड में यहाँ जाने के बाद एक मुझे चार्ज मिला, दैट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द चार्ज Q1 एंड द अदर इज Q2, मतलब Q2 मतलब चार्ज 2, मतलब इसका R2। तो R1 वेक्टर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, एक्स वन आई कैप प्लस Y1 जे कैप प्लस Z1 ए कैप, ठीक है? अच्छे से समझना, क्योंकि ये आपको थियोरेटिकल पोर्शन है, तो समझ लेंगे तो क्वेश्चंस अच्छे से आएँगे, और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें ये ज़रूर पूछता है एक प्रूफ। और R2 वेक्टर इज़ इक्वल टू X2 आई कैप प्लस Y2 जे कैप प्लस Z2, ठीक है? मतलब ये हमें पता चल गया, ये Q1 वहाँ पे रखा हुआ और Q2 यहाँ पे रखा हुआ, R1 वेक्टर प्लस ये R2 वेक्टर है। क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं। मान लेते हैं कि मुझे इससे इस पे फ़ोर्स लगाना है और इस पे फ़ोर्स लगाना है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये हमेशा फ़ोर्स क्या लगता है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग। यहाँ से इधर लगाएगा तो क्या लगाएगा? इधर लगाएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ये इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये डायरेक्शन में लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो इस वाले का जो डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे, ये किस पे फ़ोर्स लगा रहा है? किस पे? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2। अगर मुझे Q पर फ़ोर्स लगाना है तो कौन चल के आएगा? Q2। अगर सपोज़ करो मुझे आपको मारना है, थप्पड़ मारने हैं या आपको मतलब फ़ोर्स लगाने हैं, तो मुझे चल के आना पड़ेगा आपके पास। तो काउंट कहाँ से करेंगे डिस्टेंस? मेरे पास से आपके पास। तो मतलब कौन लगा रहा है फ़ोर्स? 2 लगा रहा है। किस पे? 1 पे। तो फ़ोर्स ऑन 1/2। लिखने का तरीका ये हो सकता है कि फ़ोर्स ऑन 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? फ़ोर्स ऑन 2/1 लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस की बात किया जाए, तो जब ये फ़ोर्स यहाँ से यहाँ लगा रहा है, जब ये फ़ोर्स यहाँ से यहाँ 1 पे लगा रहा है, तो कौन चल के आ रहा है? ये चल के आ रहा है। तो कहाँ से काउंट करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम 2 टू 1। इसको लिखते हैं R21 वेक्टर। ये लिखने आना चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। फिर जब आप Q1 चार्ज Q2 पे फ़ोर्स लगाएगा तो क्या लिखेंगे? ये वाला ये यहाँ से चल के यहाँ आएगा और इस पे फ़ोर्स लगाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम 1 टू 2, और इसको क्या लिखेगा? R12 वेक्टर लिखेंगे। और ये एक्चुअली चेंज है दोनों के बीच में, इसलिए हम डेल्टा R वेक्टर लिखते हैं। डेल्टा R वेक्टर, तो इस वाले को क्या लिखेंगे? डेल्टा R12 वेक्टर, इसको डेल्टा R21 वेक्टर। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया ये? लिखने का तरीका समझ में आया? अच्छे से समझना है इसको, कि कौन फ़ोर्स लगा रहा है Q1 पे? Q2 लगा रहा है, तो क्या लिखेंगे? फ़ोर्स ऑन 1/2। कौन फ़ोर्स लगा रहा है 2 पे? 1 लगा रहा है, तो इसपे क्या लगाओगे? फ़ोर्स ऑन 1, फ़ोर्स ऑन 2/1। अगर मुझे Q1 पे फ़ोर्स लगाना है, तो कहाँ से चल के आना पड़ेगा? Q2 से चल के आना पड़ेगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम 2 टू 1। मुझे Q2 पे फ़ोर्स लगाना है, तो कहाँ से चल के आना पड़ेगा? Q1 से, तो इसलिए लिखे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम 1 टू 2। ये लिखना आना चाहिए, ठीक है? अब ये डेल्टा आर की जो वेक्टर है, डेल्टा आर वेक्टर बेसिकली है चेंज वेक्टर है, चेंज इन वेक्टर, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब डेल्टा आर वेक्टर, अगर हम लिखना चाहे तो
अब ऐसा करते हैं कि देखो, अगर मुझे ये वहाँ फ़ोर्स लगाना है तो क्या लिखेंगे? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये वाला, गिव दैट वेक्टर। मतलब अगर ये मुझे R2 वेक्टर प्लस डेल्टा R21 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? तो डेल्टा R21 वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस बात को समझ लीजिए। उसी तरह से अगर मुझे डेल्टा R12 निकालना है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ से यहाँ, तो ये वाला वेक्टर मुझे चाहिए, तो क्या लिखेंगे? दिस वेक्टर प्लस दैट वेक्टर गिव दैट वेक्टर। क्लियर है? ट्रायंगल लॉ से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर गिव दैट वेक्टर। इट मीन्स दैट कि R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R12 वेक्टर इक्वल टू क्या चीज? R2 वेक्टर। तो डेल्टा R12 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहां तक सबको समझ में आई बातें? अब यहां तक बातें समझ में आ गई तो बस, अब हमारे पास तो फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? एफ वेक्टर। एफ वेक्टर अगर मैं कौन सा फोर्स लगाऊं? फोर्स ऑन 1/2। तो फोर्स ऑन 1, इसको क्या लिख सकते हैं? F12। इसको लिख क्या सकते हैं? F12 वेक्टर। और इसको क्या लिख सकते हैं? F21 वेक्टर। ठीक है? F12 वेक्टर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन में R, कौन सा? डेल्टा R। कौन सा डेल्टा R? 21 वेक्टर। किस पे निकाला? फोर्स ऑन 1/2। तो डिस्टेंस फ्रॉम 2 टू 1, मतलब ये वाला डेल्टा R21 वेक्टर। डेल्टा R21 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ठीक है? अगर मैं इसको पूरे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? बताइए, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसका अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेसिकली? मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ए वेक्टर इजकल टू क्या होता है? ए वेक्टर का मॉड इनटू ए यूनिट वेक्टर। डॉट लिख लो। अच्छा, ठीक है। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इजकल टू क्या हो गया? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सा है, मैं ये पूछूं कि डेल्टा आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है? डेल्टा R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? बताओ आप। इस वाले फॉर्मेशन से देखो, डेल्टा R21 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा R12 वेक्टर अपॉन डेल्टा R21 वेक्टर अपॉन डेल्टा R21 वेक्टर का मॉड। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना ये? तो वही चीज़ें मुझे यहाँ डायरेक्शन भी चाहिए, तो इनटू में क्या हो जाएगा? डेल्टा R21 वेक्टर अपॉन डेल्टा R21 वेक्टर का, सिंपल सा, समझ में आया? तो F12 वेक्टर इजकल टू क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R1 वेक्टर। देखो, डेल्टा R21 वेक्टर इक्वल टू क्या हो? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू, फिर से देखो, डेल्टा R21 कितना हो जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का। ठीक है? अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का Q इंटू R1 वेक्टर माइनस। समझ में है? बातें समझ में आए? एक बार अच्छे से देख लीजिए कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन एंड चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है? ये बातें समझ में आता है? तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, तो हमने डायरेक्शन की बात किया, क्योंकि फोर्स जो होता है उसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज
डायरेक्शन होते हैं, तो हमने मैग्नीट्यूड पहले निकाल रखा था। मैग्नीट्यूड कितना निकाल रखा था? F इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके वेक्टर फॉर्म में मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो ये क्या था? F12 वेक्टर। अब उसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे? F F12 वेक्टर हमने लिख लिया। अब क्या लिखेंगे? F21 वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं? F21 वेक्टर, मतलब फोर्स ऑन 2 बाय 1। तो इसको मैं थोड़ा-सा इरेज़ कर देता हूँ, ठीक है? इस तरफ का। तो इस तरफ का मैं इरेज़ कर दिया। चलो, अब देखते हैं। किस पे निकालना है? F21 वेक्टर। तो F12 वेक्टर क्या हो जाएगा? क्या? Q1 Q2 अपॉन R डेल्टा R21 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। डेल्टा R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। क्यों? देखिए, अब अगर मुझे यहाँ फ़ोर्स लगाना है, अगर मुझे यहाँ फ़ोर्स लगाना है तो कौन चल के आएगा? Q1 चल के आएगा, तो डिस्टेंस कहाँ से काउंट करेंगे आप? Q1 से। तो इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q2। अब कैसा एडिशन होगा? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर गेट गिव गिव दैट वेक्टर। इसका मतलब डेल्टा R12 वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है? तो इसी को और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो K Q1 Q2 अपॉन में क्या लिख सकते हैं? R2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसको तो वेक्टर फॉर्म में भी तो लिखना है। तो इनटू में क्या करेंगे अपन? डेल्टा R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। क्लियर है? यूनिट वेक्टर बराबर आपको पता है कि डेल्टा R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा R वेक्टर के मॉड। है कि नहीं? अभी जस्ट मैंने बताया था आपको। तो ये डेल्टा R12 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो K Q1 Q2 अपॉन डेल्टा R12 वेक्टर कितना है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? डेल्टा R। डेल्टा R12 वेक्टर कितना हो जाएगा? तो डेल्टा R12 वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का अपॉन में क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। इसको अगर पूरे अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R1। क्लियर है जी? अब आपको इन दोनों में चीज़ें देखो कि मैग्नीट्यूड कैसा है। इसका भी मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ से यहाँ तक ये देखो, और इसका भी देखो। मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। लेकिन डायरेक्शन कैसा है? R2 वेक्टर माइनस R1। इसमें क्या है? R1 माइनस R2 वेक्टर। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। मतलब ये बात समझ में आ गया कि F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। ठीक है? और अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर देखा जाए इस चीज़ से तो एक चीज़ प्रूफ होता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या? कि उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिया था कि अगर किसी भी चीज़ को एक्शन रिएक्शन पेयर हम माने, किसी 2 फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन पेयर माने, तो उसके लिए 3 कंडीशंस होने चाहिए। पहला, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड फोर्स एप्लीकेबल इन डिफरेंट बॉडी। ऐसा नहीं कि सिंगल बॉडी पे लगे। जैसे मान लो कि अगर मान लो ऐसा करते हैं, एक बॉडी ले लिया m मास का, इस पे mg ने किधर लगाया? इधर। और इस पे इसी पे नॉर्मल किधर लगा रहा है? इधर। ये इक्वल टू mg होता है। इट इज नॉट अ एक्शन रिएक्शन पेयर। n का मीनिंग मतलब n को अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ना, तो n इक्वल टू mg आता है। दैट इज नॉट अ एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है? एक्शन रिएक्शन पेयर कब होता है? जब डिफरेंट बॉडी पे, कैसा? सिंगल बॉडी पे। अब देखो, इसने फोर्स किस पे लगाया है? इस पे। इसने फोर्स किस पे लगाया है? इस पे। डिफरेंट बॉडी है कि नहीं? इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है? एनएलएम में और इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो करते हैं। तो इट इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर है?
और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब वेक्टर फॉर्म पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लेते हैं एक छोटा-सा सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ज़्यादा हेवी नहीं कर रहा स्टार्टिंग में। मान लेते हैं यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। ठीक है? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा-सा क्वेश्चन आपको पूछूँ कि अगर मान लेते हैं कि Q1 और Q2 को R डिस्टेंस पे रख दिया जाए। ये क्वेश्चन है, सुनिएगा अच्छे से कि Q1 एंड Q2 को R डिस्टेंस पे रख दिया जाए, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ पॉसिबल मिनिमम फोर्स बिटवीन ठीक है? व्हाट इज़ पॉसिबल मिनिमम फोर्स बिटवीन चार्जेस मतलब इस दोनों के बीच में पॉसिबल मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है? सोचिए, बहुत आसान सा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। आप इसको अच्छे से कर भी सकते हैं। मैं करूँ? चलिए मैं कर दूँ। अगर मैं मिनिमम पॉसिबल फोर्स की बात करें, तो किसी भी चार्ज पर, किसी भी बॉडी पे जो Q होता है, वो वैल्यू कितनी होती है? ये बात आपको अच्छे से पता है, N इंटू तो इसका सबसे छोटा चार्ज किसी भी बॉडी पे कितना हो सकता है? जब N की वैल्यू कितनी हो? 1 हो। मतलब Q1 कितना हो सकता है मिनिमम? 1 इलेक्ट्रॉन। Q2 भी कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इससे नीचे तो होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको, ये फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और जब भी किसी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो वो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा पूरा। ऐसा नहीं है कि हाफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, है ना? तो वो एक बार में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम जो है उसकी क्या कहते हैं चार्ज को इतना कूलम चार्ज उस पे आएगा एक साथ। तो उसकी एनर्जी इतनी एक साथ बढ़ेगी। मतलब उस पे इतना चार्ज आ जाएगा। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज किसी भी बॉडी पे कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। Q2 पे भी मिनिमम कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कितना ले सकते हैं? 1 मीटर। इससे ज़्यादा छोटा ले सकते हैं लेकिन 1 मीटर मान लेते हैं। तो इस पे लगने वाला फ़ोर्स कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है? अगर R कांस्टेंट है तो, अगर इस सिचुएशन में, है ना? कुछ ले लो आप, छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन इन पे लगने वाला फ़ोर्स किस पे मतलब डिपेंड करेगा? Q1 एंड Q2 पे। अगर मैं इस चार्ज को भी सपोज़ करो, एक मैंने ये भी बात कर लेता हूँ कि फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, R डिस्टेंस पे। तो R कांस्टेंट है, R तो वेरिएबल नहीं होता, किस पे डिपेंड करेगा? Q1 एंड Q2 पे और Q1 और Q2 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 कूलम हो सकती है कि नहीं? जब 1 कूलम हो सकती है, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? Q1 और Q2 का जो उस पे चार्ज आ सकता है, वो कितना आ सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन कूलम के बराबर। तो फ़ोर्स मिनिमम कितना हो गया? K 1 अपन K की वैल्यू कितना लिखेंगे? 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू ई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एफ मिनट। छोटा सा क्वेश्चन था, पूछा भी गया है कुछ एग्जामों में, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना चाहिए, है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए जी, अब जो है अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मैं ऐसे ही आप लोगों को दे रहा हूँ। इस पे मान लेते हैं कि इस पे भी चार्ज ले लेते हैं आप 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो और 1 डिस्टेंस ले लिया। आपसे पूछा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन अगर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन
टी पॉइंट। टी पॉइंट पे नेट फोर्स आपको निकालना है। सिंपल सा है। इसी को जो हम लोग निकालेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोज़िशन। सुपरपोज़िशन ऑफ वेक्टर। सुपरपोज़िशन ऑफ वेक्टर ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सुपरपोज़िशन ऑफ वेक्टर मतलब कि एक पॉइंट पे अगर एक से अधिक फोर्स लगे तो उसका एडिशन कैसे कर सकते हैं, इसको मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब नेट फोर्स ऑन अ क्यू चार्ज इज इक्वल टू इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाई ऑन अ क्यू इन वेक्टर्स। मतलब इसके कारण इस पे, इसके कारण इस पे, इसके कारण इस पे लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स का सम जो हम कर लेंगे वेक्टर सम, वो जो चीज़ें आएँगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सुपरपोज़िशन ऑफ वेक्टर। ठीक है? तो इसको मैं एक थ्योरी की मतलब क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो समझिए थोड़ा-सा। ये डिस्टेंस आपको पता है 1 मीटर, ये भी डिस्टेंस पता है 1 मीटर, ये भी डिस्टेंस पता है 1 मीटर, ये भी डिस्टेंस पता है 1 मीटर, है कि नहीं? अब इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा? इसके कारण मैं हमेशा आपको बताया कि ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? तो ये ऐसा फोर्स लगाएगा, ये वाला कैसा लगाएगा? ऐसा फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। क्लियर है? तो फिर से हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन किस पे लग रहा है? सी पे, किसके कारण? ए के कारण, तो फोर्स ऑन सी बाय ए। ये फोर्स इस पे लगा रहा है तो क्या लगेगा? फोर्स ऑन सी बाय डी। और इस पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? क्यू। बी लगा रहा है तो फोर्स ऑन सी बाय बी। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। अब ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो इस पे लगने वाला फोर्स ये वाला कितना मैग्नीट्यूड का हो जाएगा? सिंपल सा दिख रहा है मुझे कि 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस 1 का स्क्वायर मतलब ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते? मैं आसान करने के लिए ऐसा लिया था डेटा। इसके कारण भी कितना हो जाएगा? के इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर मतलब के। अब इसकी बात करें, ये लेंथ कितना है? 1, ये लेंथ कितना है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? √2। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ये √2 तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा? के इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर मतलब के बाय 2। ठीक है? ये अगर 1 है ये, तो ये वाला 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, है कि नहीं? तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री और इसका जो एक रिजल्टेंट होगा ये। अब इन तीनों को आपस में वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर सम करने के लिए क्या करने के पहले इन दोनों वेक्टर को आपस में ऐड कर देंगे, उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अलोंग दिस, और फिर इन दोनों को आपस में वेक्टर सम कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? तो पहले हम वेक्टर सम इसका कर लेते हैं। फोर्स ऑफ सी डी प्लस फोर्स सी बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा? याद करो वेक्टर फॉर्म, याद करो वेक्टर फॉर्म, याद हो करो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड याद करो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद है? अंडर रूट में। याद है कि नहीं याद है? अगर याद है तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे? यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री इस वाले केस में, है कि नहीं? तो अगर मान लेते हैं इस वाले को के, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एफ सी डी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस एफ सी डी मॉड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ सी डी वेक्टर इंटू का मॉड इंटू एफ सी बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा कितना है? 90 डिग्री। ये देखिए ये टोटल कितना है? 90 डिग्री ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल, है कि नहीं?
तो यहाँ पे इसका वैल्यू डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा k² प्लस 2 × k। इसको क्या लिखोगे 2k² प्लस 2k²। यहाँ पे बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2 2 4 तो 2k लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। 1 बज क्यों? एफ वेक्टर सी डी प्लस एफ वेक्टर कौन सा सी डी वेक्टर प्लस एफ सी बी वेक्टर इजकल टू क्या मैग्नीट्यूड इजकल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर एफ सी डी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस एफ सी बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 × एफ सी डी वेक्टर का मॉड इंटू एफ वेक्टर सी बी वेक्टर के मॉड का इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है 90 डिग्री है कि नहीं? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है ना? अब इसका वैल्यू डाल दो तो k² प्लस k²। देखो एफ सी डी कितना है एफ सी डी इजकल टू के है और एफ सी बी इजकल टू कितना है के है। k² प्लस 2 × k कॉस 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा 2k² प्लस 2 × cos 90 कितना हो जाएगा 0 × k²। तो मतलब क्या बचा k√। तो इसका एक रिजल्टेंट क्या हो जाएगा एक रिजल्टेंट आएगा जो किस डायरेक्शन में होगा अगर देखा जाए तो यहाँ से एक पैरेलल यहाँ से एक पैरेलल खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसी लाइन पे एक रिजल्टेंट आएगा। वो क्या हो जाएगा ये रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा एफ वेक्टर सी डी प्लस एफ वेक्टर सी बी के। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही बात? कोई कन्फ्यूजन है क्या यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब अब कौन कौन सा वेक्टर बचा अब ये एक वेक्टर बचा। इस वेक्टर का नेमिंगक्लेचर हमने लिख दिया एफ वेक्टर डी बी है ना। इसका नेमिंगक्लेचर हमने कर दिया एफ वेक्टर डी बी क्योंकि हमें लिखने में थोड़ा सा सहूलियत होगी। और इसके बाद एफ सी वेक्टर रख दिया एफ सी ए वेक्टर। अब एफ सी ए वेक्टर और एफ डी बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा अभी देखते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा दूं इसको नहीं इसको मिटा देता हूँ बस है ना। यहाँ पे देखो कि एफ डी बी वेक्टर प्लस एफ सी ए वेक्टर एफ सी ए वेक्टर इजकल टू क्या लिख सकते का मॉड इजकल टू क्या लिख सकते रूट अंडर एफ डी बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस एफ सी ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 × एफ डी बी वेक्टर का मॉड इंटू एफ सी ए वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। है कि नहीं? इतना होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इजकल टू क्या लिखेंगे एफ डी बी वेक्टर। एफ डी बी वेक्टर कितना है आपके पास? एफ डी बी वेक्टर इसका देखो वैल्यू कितना है आपके पास? एफ डी बी वेक्टर का वैल्यू हमने अभी निकाला था कितना था 2 √2k इंटू के। ठीक है k√2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है k/2 k/2 का स्क्वायर प्लस 2 × k√2 इंटू k/2 इंटू कॉस 0 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2k प्लस k² बाई 4 प्लस
2 ने 2 को कैंसिल कर दिया तो के स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा के कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। ये अब अब ये चीज़ें आई तो अब इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो आंसर आएगा यही इतना न्यूटन, ठीक है? ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? समझ में आया? प्रोसेस समझ में आना चाहिए हमें, है ना? कि हमने किया क्या? हमने क्या किया? इनके कारण निकले हुए फ़ोर्स एफ सी डी एंड एफ बी डी सी बी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? के और के की वैल्यू निकाल लेंगे और के और के की वैल्यू निकालने से हम लोग क्या करें? रिजल्टेंट निकालेंगे। तो के का रिजल्टेंट निकालेंगे तो के स्क्वायर और के स्क्वायर और ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो सीधा-सीधा दिख रहा है हमें कि 2 रूट 2 के आ रहा है, तो रूट 2 के और इसकी वैल्यू की बात करें तो ये कितना है? रूट 2 डिस्टेंस है, तो के स्क्वायर बाय रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो के वाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे फिर से और इन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो फिर से इसका 0 डिग्री वैल्यू डाल देंगे और ये इस तरह से आ जाएगा। तो वेक्टर एडिशन आपको अच्छे से आना चाहिए। नहीं आएगा तो ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएँगे आप। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर आप उसको करना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करवाऊँगा। वेक्टर फॉर्म से, प्योर वेक्टर फॉर्म से। फाइंड नेट फोर्स ऑन वन पॉइंट, है ना? अब ये मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। इस तरह से क्यूबॉइड है और इसमें मान लेते हैं इसको 1 पॉइंट मान लेते हैं और ये ओरिजिन मान लेते हैं 0,0,0, ठीक है? और इसको मान लेते हैं जेड कोऑर्डिनेट, इसको मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको मान लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है? अब आपको फाइंड आउट करना है फाइंड नेट फोर्स ऑन वन पॉइंट ड्यू टू अदर चार्ज। सब पे चार्ज हमने 1 कूलम ले लिया। 1 कूलम, 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 ठीक है? और सबकी जो डिस्टेंस लिया है मैंने वो मान लिया है ए। ए मान लिया, ये भी ए मान लिया, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी और ये भी। ठीक है जी? ठीक है? डिस्टेंस साइड इज ए एंड चार्ज ऑन एवरी कॉर्नर ऑफ क्यूबॉइड इज 1 कूलम। हर एक पे कितना है? 1 कूलम क्यूबॉइड पे क्यूब, ठीक है? अब यहाँ पे फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। ये आप लोग करके आएँगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस कराऊँ। ठीक है जी? आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू और अच्छे से पढ़ लिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो ज़रूर बताइएगा।